We will be having the discussion on POCSO 2012 today, and as far as this law is concerned, uh, we have divided it in two parts. देखो दो हिस्से में हमने इसको divide किया है. The first area of discussion will be section number 16 तक जो हमारा offenses का area है, that we will discuss. और there are certain things which are important for the MCQs, तो वो आज हम discuss करेंगे, and the remaining of the area will be discussed by the tomorrow's session जो हमारा second part इसका है. Now coming to the basic points as far as the POCSO is concerned, देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है. जहां तक राजस्थान के प्रीलिम्स की बात है, यू माइट बी गेटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉ. और क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं. दे माइट बी आस्किंग यू द प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस, दे माइट बी आस्किंग यू पनिशमेंट्स, दे माइट बी आस्किंग यू द प्रोसीजरल बेस्ड क्वेश्चंस. तो तीनों तरीके से वी हैव टू मैनेज. क्या क्या जो इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ. एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉक्सो के अंदर जितने भी हमारे ऑफेंसेज हैं, all those offenses are primarily somehow related with the Indian Penal Code also. तो वो क्या कनेक्शन है IPC और पॉक्सो के बीच में, that also we will be discussing. एक एक करके शुरू करते हैं कि what actually the process is there to understand this particular law. देखो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कितने चैप्टर्स कितने सेक्शंस. तो ये हर सब्जेक्ट में आप लोगों को पता रहना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं इसका एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं. 9 चैप्टर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड वी आर हैविंग द 46 सेक्शंस. 9 चैप्टर्स एंड 46 सेक्शंस. अब जहां तक 46 सेक्शंस की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि आज का जो हमारा एरिया रहेगा दैट विल बी द एरिया रिलेटेड टू द ऑफेंसेस. कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो पॉक्सो के अंदर हैं, क्या पनिशमेंट्स हैं, और इसी सब को लेके जो डिस्कशन रहेगा इट विल बी राइट ऑनवर्ड्स फ्रॉम सेक्शन 1 टिल सेक्शन नंबर 16. ठीक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 16 तक का जो एरिया है वो आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग एरिया है वो हमारा कल के डिस्कशन में रहेगा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कि जो दो बेसिक चीजें अगर इसके आगे हम बात करें तो एक तो डेट ऑन विच दिस लॉ हैज गॉट द असेंट और केम इनटू फोर्स वाली जो हमारी डेट होती है उसका भी आपको ध्यान रखना है. सो 19th of June 2012, 19th of June 2012 is the date on which this law was assented and it came into force from 14th of November 2012. ठीक है, 14 नवंबर 2012 से इन्फोर्सेबिलिटी है, और 19th of June 2012 से दिस लॉ हैज बीन असेंटेड. ठीक है, तो अब एक एक करके इसके प्रोविजंस पे आते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर वो आप जरूर अपनी कॉपीज पे जरूर कहीं ना कहीं जॉट डाउन कर लीजिएगा या बेरेक्स पे जरूर लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. चलिए कमिंग टू द पॉइंट. देखो MCQ कहाँ से पूछा जाता है, MCQ कहाँ से पूछा जाता है, तो दे माइट बी आस्किंग यू ओके व्हाट इज द एक्ट नंबर. तो एक्ट नंबर आपको ध्यान में रखना है, इट इज एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012. एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, 19 जून 2012 की डेट मैंने आपको बताई. अब देखो यहाँ पे एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न, इसका जो प्रियम्बल अगर आप देखेंगे तो प्रियम्बल बहुत बड़ा प्रियम्बल. नाउ इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी. नंबर 1 इज कि देखो पॉक्सो का जो कानून है ये अप्लाई कैसे हुआ, ये बनाया क्यों गया. तो हमारे पास एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशंस का, उस कन्वेंशन को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असीड किया, और जब उसको एक्सेप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11th of December 1992 को, तो उसके बाद उसके बेसिस पे हमने जो है ये पॉक्सो का कानून बनाया. तो ये लिखा गया है प्रियम्बल के अंदर ही दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज असीडेड on 11th of December 1992 to the Convention on the Rights of Child adopted by the General Assembly of United Nations. तो ये कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली वहाँ पे बैठती है उन्होंने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया, और उसके बाद इंडिया ने जो है 11 दिसंबर 1992 को इसको असीड किया था. तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 11th of December 1992. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि ये स्पेशल जो लॉ है ये बच्चों के लिए क्यों बनाया गया. सो हमारे पास आर्टिकल 15
ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका क्लॉज नंबर 3 ये कहता है दैट देयर कैन बी स्पेशल लॉज विद रिस्पेक्ट टू द चाइल्ड एंड द वुमेन। तो महिलाओं और बच्चों के लिए क्योंकि स्पेशल कानून बनाए जा सकते हैं, तो उसी के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 3 इंपावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन है जो इंपावर करता है गवर्नमेंट्स को कि आप स्पेशल लॉ जो है वो बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉ के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है, तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे प्रियम्बल का, तो यू विल बी गेटिंग टू नो, लिखा है द एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी एंड टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। तो जितने भी तरीके का बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, पोर्नोग्राफी के जो केसेस आते हैं उनको लेके ये कानून है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, पॉक्सो के अंदर स्पेशल जजेस बैठते हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो है इन केसेस को जो है सुनेंगी, तो ट्रायल विल बी कंडक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस और जो चीज आपको इसमें प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट रहेगी वो है आपका ये जो कन्वेंशन था जिसकी हमने बात करी, ठीक है, दैट इज ये हमने कन्वेंशन का जिक्र किया, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो इसी कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ एक और चीजें हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें प्रियम्बल के अंदर ही दिस पोर्शन क्या लिखा है, दैट वेयर एज द स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड आर रिक्वायर्ड टू अंडरटेक ऑल अप्रोप्रिएट नेशनल, बाइलेटरल, मल्टीलेटरल मेजर्स टू प्रिवेंट। तो आपको जितनी भी कंट्रीज जो हैं, जितनी भी कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया है, नेशनल, बाइलेटरल या मल्टीलेटरल लेवल्स पे आपको क्या प्रिवेंट करना है, दैट इज द इंड्यूसमेंट और कोर्शन ऑफ अ चाइल्ड टू एंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। दिस इज द वन थिंग यू हैव टू सी। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ चिल्ड्रन इन प्रोस्टिट्यूशन एंड अदर अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। तो प्रोस्टिट्यूशन जैसे जो केसेस हैं या जितने भी अनलॉफुल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं वहां पे बच्चों का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसको लेके ये प्रोविजंस इस कन्वेंशन के अंदर रखे गए। एंड द थर्ड थिंग इज द एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ द चिल्ड्रन इन पोर्नोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड मटेरियल्स। तो ये तीन बेसिक एक फंडामेंटल्स आप कह सकते हैं जो इस कन्वेंशन के अंदर थे कि जितनी भी स्टेट्स इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करेगी उनको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अपने लॉ बनाने हैं। एंड आगे लिखा हुआ वेयर एज द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चिल्ड्रन आर हीनियस क्राइम्स एंड नीड टू बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड। तो ये कुछ एक जर्नल चीजें अगर हम कहें कि अच्छा कन्वेंशन से रिलेटेड क्या क्या है, दैट वी हैव टू सी। तो ये प्रियम्बल के अंदर आपको 3-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम कहें तो 3-4 चीजें वो क्या है। एक तो ये कन्वेंशन का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी कन्वेंशन है। दूसरा जो आपसे वो चीज पूछ सकते हैं दैट इज कि इन इंडिया दिस कन्वेंशन वाज असेडेड व्हेन, ठीक है, इंडिया ने इस कन्वेंशन को कब एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट होल्ड ऑन, या अपार्ट फ्रॉम दैट द थर्ड थिंग इज दैट व्हाट आर द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो 3 चीजें मैंने अभी अभी आपको बताई, उन ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को, फंडामेंटल्स को आपको ध्यान में रखना है कि क्यों ये कन्वेंशंस बनाई गई, ये कन्वेंशन क्यों बनाई गई और उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स ने फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके ये कानून क्यों बनाए। सो ये तो हो गया जर्नल पैरामीटर क्या है, जर्नल चीजें क्या क्या हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, yes, देखो as far as the territorial application of this law is concerned, the territorial application of this law is concerned, the thing which you people have to understand is this law is applicable to the whole of India. पहले J&K में ये लॉ अप्लाई नहीं होता था, it was earlier not applicable in the J&K, but now after the reorganization of Jammu and Kashmir by the 2019, there is a reorganization of the J&K इन द ईयर 2019। तो 2019 के बाद ये J&K के ऊपर भी अप्लाई होना शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ देखो पॉक्सो के अंदर देर आर सर्टेन वी कैन से अमेंडमेंट्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी आपको खास ध्यान रखना है, अमेंडमेंट्स की डेट क्या क्या है, क्या नए प्रोविजंस ऐड ऑन हुए हैं, उन सब के ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट डेफिनेशन क्लॉज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्लॉज में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्लॉज में कुछ एक ऐसी डेफिनेशन है जिनका थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। नंबर 1, देखो हमारा पॉक्सो का जो कानून है एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है। जेंडर न्यूट्रल मींस अगर मेल या फीमेल कोई भी विक्टिम है
तो उसके लिए इस लॉ के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो दिया गया है। नाउ द सेकेंड थिंग इज हु कैन बी कॉल्ड टू बी द चाइल्ड। बच्चे की कैटेगरी में, चाइल्ड की कैटेगरी में किसको लेके आएंगे, तो चाइल्ड मीन्स अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये एक जनरल चीज है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी सवाल आ जाता है दैट चाइल्ड मीन्स हु, दैट चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स और अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। मेल चाइल्ड की बात होगी, फीमेल चाइल्ड की बात होगी। तो चाइल्ड कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, चाइल्ड कैन बी अ मेल और इट कैन बी फीमेल, बट एज जो है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक नया डेफिनेशन जो पॉक्सो के कानून के अंदर पहले नहीं था, इट वाज इंट्रोड्यूस लेटर ऑन, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एक अमेंडमेंट हमारे इस कानून के अंदर हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रहा, दैट इज दिस, ठीक है, 2019 का अमेंडमेंट, 16 अगस्त 2019, डेट आप लोग लिख लीजिएगा, 16th of August 2019, another date on which a very important amendment was introduced in this particular law। और अमेंडमेंट के माध्यम से क्या ऐड किया गया है उस पर बात करते हैं। देखो एक डेफिनेशन यहाँ पे नई ऐड की गई, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके इन्होंने कहा कि देखो एक प्रॉपर एक डेफिनेशन क्रिएट कर देते हैं ताकि कल को आगे, क्योंकि जब आप डेफिनेशन के बाद जब मेन ऑफेंसेस को पढ़ेंगे तो वहां पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली अमाउंट्स टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये कह रहा है कि देखो चाइल्ड पोर्नोग्राफी मींस एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। कोई भी ऐसा विजुअल डिपिक्शन अगर है, चाहे वो इमेज के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो, लेकिन इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ एक्चुअल चाइल्ड और इमेज क्रिएटेड, अडेप्टेड, मॉडिफाइड बट अपीयर टू डिपिक्ट अ चाइल्ड। कि जो भी चीज, जो भी वीडियो एटसेट्रा, पिक्चर एटसेट्रा दिखाई जा रही है, इट इज समहाउ इनडिस्टिंग्विशेबल विद द चाइल्ड। तो मतलब आप बिल्कुल भी भेदभाव, या आप ये कहेंगे कि आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि ये जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वो बच्चा है या नहीं। वो बिल्कुल बच्चे की तरह ही अगर दिखता है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे की तरह दिखता है, एंड इट अपीयर्स टू डिपिक्ट अ चाइल्ड, ऐसी कोई इमेज या फोटोग्राफ बनाई जा रही है, सो इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो कोई भी ऐसा विजुअल डिपिक्शन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट में अगर बच्चे को इन्वॉल्व करके दिखाया जा रहा है, सो ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि डेफिनेशन जो है ये कब पॉक्सो के कानून के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। तो यू हैव टू सी दैट व्हाट एक्चुअली द डेट इज। तो डेट मैंने आपको बताया, इट इज 16th of August 2019। अगली जो चीज है इसमें देखो, बाकी की जो डेफिनेशंस हैं दे आर नॉट मेकिंग एनी सच क्लेरिफिकेशन। जैसे आप देखोगे डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन कह रहे हैं, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन में इन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट दे आर ओनली सेइंग कि जो डीवी एक्ट के अंदर, हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है वही आपको देखना है। तो हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जब क्लासेस की थी, सो देयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट एरिया। इसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन नंबर 3 के अंदर मिलेगा। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके एक कानून है हमारा, दैट इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988, उसके अंदर से डेफिनेशन देखनी है। सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन सेक्शन 7 में, सेक्सुअल हरासमेंट की सेक्शन 11 में। शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन जो है क्लॉज नंबर के अंदर जो इन्होंने रखी है, इसमें अब देखो शेयर्ड हाउसहोल्ड अगर आप याद करें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहां पे भी उसकी एक डेफिनेशन है, दैट मींस अ हाउसहोल्ड वेयर अ पर्सन चार्ज्ड विद द ऑफेंस lives or has lived at any time in the domestic relationship with a child। तो बच्चे के साथ जो भी एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर भी ये सेक्सुअल वायलेंस के चार्जेस लगे हैं पॉक्सो के अंदर, वो व्यक्ति कहीं पे भी अगर चाइल्ड के साथ रहा है तो वो शेयर्ड हाउसहोल्ड की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। स्पेशल कोर्ट, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये भी अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर ही चीजें एक्सप्लेन्ड है। तो सिर्फ 2-3 डेफिनेशंस जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, ओनली 2-3 डेफिनेशंस। वो 2-3 डेफिनेशंस कौन सी? एक तो चाइल्ड की डेफिनेशन, मेल और फीमेल दोनों कवर होते हैं। नंबर 2 चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेफिनेशन, और एक ये शेयर्ड हाउसहोल्ड का जो डेफिनेशन है। इन 3 के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में है। बाकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ जो इनके रिस्पेक्टिव पोर्शन है, जो रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ सेक्शन है, वहीं पे रखा गया है। इसके साथ साथ पॉक्सो के कानून के अंदर कुछ एक ऐसे टर्म्स यूज की गई हैं जो एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, लाइक देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज व्हिच हैव नॉट बीन येट डिफाइंड इन दिस पर्टिकुलर लॉ। तो उनके लिए आप डेफिनेशंस कहां से निकालोगे? तो हमारा आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो अगर कुछ एक ऐसी टर्म्स हैं
जिनको पॉक्सो के अंदर यूज तो किया जा रहा है लेकिन उनको डिफाइन नहीं किया गया, तो आपको वो डेफिनेशंस आईपीसी के अंदर मिल सकती हैं, सीआरपीसी के अंदर मिल सकती हैं, जेजे एक्ट के अंदर मिल सकती हैं, या आईटी एक्ट के अंदर मिल सकती हैं। इस प्रोविजन को सबसेक्शन 2 के अंदर जो यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम पेरीमटेरिया क्लॉज के नाम से जानेंगे। इसको हम पेरीमटेरिया नाम से जानेंगे। पेरीमटेरिया मींस समथिंग विच इज used but not defined and it is defined in some other law। किसी दूसरे कानून के अंदर अगर आपको definitions मिल रही हैं और वहां से उठा के आपको definition समझनी है, तो फिर उसको पेरीमटेरिया क्लॉज कहा जाता है। तो सेक्शन नंबर 2 का जो क्लॉज नंबर 2 है, इसको पेरीमटेरिया क्लॉज से आप समझ सकते हैं। आप अपने बेरेक्स में लिख लेंगे, इट इज अ पेरीमटेरिया क्लॉज। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज अभी साफ सुनाई दे रही है सभी लोगों को। यस मोनिका, अतुल एंड ऑल, इज माई वॉइस इज वेरी क्लियर और नॉट? Is it still fluctuating? Yes everyone। आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे तो आई विल गेट टू नो इट, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम फिक्स कर लेंगे यहां से। ठीक है, चलिए लेट्स, ओके ओके, गुड गुड गुड। चलिए लेट्स प्रोसीड। देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम आ रहे हैं। देखो चैप्टर 2 की जहां तक बात है, इट इज डीलिंग विद द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब इसमें बताया गया कि अच्छा कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं बच्चों के अगेंस्ट माने जा सकते हैं जो पॉक्सो के अंदर पनिशेबल बनाए गए हैं। तो अगर इसको एक जर्नल सेंस में अगर हम समझें, अगर आप लोगों ने आईपीसी अच्छे से पढ़ा हुआ है, इफ यू हैव गॉन थ्रू विद द आईपीसी, तो आईपीसी के अंदर दो तरीके के ऑफेंसेस को अगर हम कहें, उन्हीं से हमारे पॉक्सो के अंदर जो ऑफेंसेस है वो बनाए गए। नंबर 1 इज, जैसे हमारा रेप का जो ऑफेंस है सेक्शन नंबर 375 के अंदर जो डिफाइंड है, उसी से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस है वो पॉक्सो के अंदर बनाया गया। जो रेप आईपीसी के अंदर आपको देखने को मिलता है 375 के अंदर, वैसा ही ऑफेंस आपको पॉक्सो के अंदर भी देखने को मिलेगा with the name of penetrative sexual assault। penetrative sexual assault। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अच्छा 375 रेप बताता है, सेम वैसा ही आपको पॉक्सो के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मिलेगा। अब यहां पे जैसे मैं आपको एक सिचुएशन यहां पे क्रिएट करके देता हूं, आई होप आप इसको इजीली समझ लेंगे अगर आपने आईपीसी अच्छे से पढ़ा हुआ है। देखिए 375 का जो ऑफेंस है रेप का, इसकी पनिशमेंट है 376 के अंदर। 376 में सबसेक्शन 1 के अंदर रेप की पनिशमेंट है, और उसी तरीके से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का भी एक पनिशमेंट रखा गया होगा। लेकिन एक पॉक्सो के अंदर एक और डेफिनेशन है, एक और ऑफेंस बनाया गया जिसको हम एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के नाम से जानते हैं। एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है, ये भी सेम वैसा ही है जैसा सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, आईपीसी के 376 के सबसेक्शन 2 के अंदर जो कैटेगरी ऑफ रेप आता है, वही यहां पे पॉक्सो के अंदर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के नाम से जाना जा रहा है। और जो 376 के सबसेक्शन 1 के अंदर आईपीसी में जो रेप की पनिशमेंट होती है, वैसा ही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो माना जा रहा है। सो इट इज लाइक आपने, अगर कोई भी व्यक्ति लेट अस सपोज कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है, या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो लगभग ये सारी चीजें हमारे आईपीसी से मिलती जुलती रहेंगी। जिसमें आपका आईपीसी का आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन वाला जो एरिया है, या रेप वाला जो एरिया है, वो सारा ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे ये चीज कोरिलेट होती है। जस्ट कम टू द ऑफेंसेस, जस्ट कम टू द ऑफेंसेस। सेक्शन नंबर 3 में अगर आप आए, लेट्स टेक अ रीडिंग ऑफ दिस। सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने अभी आपको कहा आईपीसी के अंदर आपका सेक्शन नंबर 375 है। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि सेक्शन 3 ऑफ द पॉक्सो इज
रिजेंबलिंग टू विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, तो आपको ध्यान में रखना है आईपीसी के 375 से रिजेंबल करता है। लिखा है अ पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट if he penetrates his penis to any extent into vagina, mouth, urethra, anus of the child or makes the child to do so with him or any other person। अब डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस यहां पे आता है कि देखो जब आप रेप का ऑफेंस आईपीसी के अंदर पढ़ते हो तो यहां पे अ पर्सन की जगह मैन वर्ड यूज है, मैन वर्ड यूज है, लेकिन यहां पे अ पर्सन यूज है और नीचे जो विक्टिम की बात हो रही है वो चाइल्ड की बात हो रही है। सो यहां पे अ मेल और अ फीमेल, मेल और अ फीमेल, एनी पर्सन कैन बी द एक्यूज्ड एंड चाइल्ड कैन ऑल्सो बी मेल और फीमेल। तो पॉक्सो जो है वो जेंडर न्यूट्रल कानून है, हमारा जेंडर न्यूट्रल है। इसके साथ क्लॉज नंबर बी अगर आप देखें दैट ही इफ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट, टू एनी एक्सटेंट को अंडरलाइन करेंगे, जरूरी नहीं है कि पेनिट्रेशन जो है वो पूरा का पूरा हो। इफ ही इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ अ बॉडी नॉट बीइंग अ पेनिस इनटू वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ द चाइल्ड और मेकिंग द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। तो अगर किसी भी एक्सटेंट तक इंसर्शन हुआ है, पेनिट्रेशन हुआ है, चाहे वो पार्टली पेनिट्रेशन हो चाहे फुल पेनिट्रेशन हो, इट विल बी कॉल्ड टू बी एन ऑफेंस। नेक्स्ट कह रहा है ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड so as to cause penetration into vagina, urethra, anus or any part of the child or makes the child to do so with any other person। और D clause आपका if he applies his mouth to the penis, vagina, anus, urethra of the child or makes the child to do so to such person or to any other। तो ये चारों कैटेगरीज जो हैं लगभग इट इज अ काइंड ऑफ अ किन ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप, लेकिन आईपीसी के अंदर जो रेप है दैट कैन ओनली बी कमिटेड बाय अ मैन अगेंस्ट अ फीमेल। पॉक्सो के अंदर इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल हु इज द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम कैन ऑल्सो बी मेल और फीमेल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो पनिशमेंट है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो पनिशमेंट है ये 2019 में थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई और इसमें थोड़ा सा एनहांसमेंट देखने को आपको जरूर मिलेगा। पहले यहाँ पे जो सजा थी ये 7 ईयर्स तक होती थी, मिनिमम 7 ईयर्स, लेकिन अब जो है ये मिनिमम 10 ईयर्स तक चली गई है। लिखा है हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स। अब आपको सवाल आ सकता है कि अच्छा ये 10 साल वाला जो मिनिमम क्राइटेरिया है ये कब फिक्स हुआ? सो ये हमारी जो अमेंडमेंट है 16 अगस्त 2019 की जो अमेंडमेंट है उससे ही ये ऐड हुआ है। एंड विच मे एक्सटेंड टू द इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। अब इसके साथ साथ देखो 2018 में जो मेजर अमेंडमेंट्स क्रिमिनल लॉ के अंदर हुई थी कि अगर किसी भी चाइल्ड के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उसकी पनिशमेंट में इन्हांसमेंट किया गया था। सेम वैसा ही पॉक्सो के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है कि इफ a person commits a penetrative sexual assault on a child below the age of 16 years, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है तो उस केस में जो पनिशमेंट रहेगी एक्यूज की इट शैल नॉट बी लेस देन 20 इयर्स, कम से कम 20 साल, एंड विच मे एक्सटेंड अप टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज द नेचुरल रिमाइंडर लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो ये एक पनिशमेंट में वेरिएशन आपको देखने को मिल रही है कि ये 2018 में 2019 में सॉरी ये जो अमेंडमेंट्स हुई थी इनके बेसिस पे आपने जो है नई चीजें इनकॉर्पोरेट करी, और जितना भी फाइन इंपोज किया जाएगा एक्यूज के ऊपर वो पूरा का पूरा विक्टिम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होगा। इट शुड बी रीजनेबल अमाउंट, ताकि विक्टिम के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो भी मेंटल ट्रॉमा है, वट एवर द काइंड ऑफ कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड, वो सारा उस फाइन में से रिकवर हो पाए। तो इसीलिए सबसेक्शन 3 कहता है अ फाइन इंपोज्ड अंडर सबसेक्शन शैल बी जस्ट and reasonable to be paid to the victim to meet medical expenses and the rehabilitation of such victim। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, पनिशमेंट्स का क्राइटेरिया ध्यान में रखना है कि क्या मिनिमम पनिशमेंट जो है वो रखी गई है। और अगर विक्टिम 16 साल से कम उम्र की है या अगर मेल है तो कम उम्र का है तो उस केस में भी पनिशमेंट जो है वो आपकी 2019 के अमेंडमेंट से जो है इनहांस की गई, बढ़ाई गई है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट की सेक्शन नंबर 5 जो है वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहा है। देखो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा कि जैसा हमारा 376 के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं जो अगर रेप कमिट करते हैं तो वो लायबल हो जाते हैं, उसी तरीके से अगर जो विक्टिम है वो चाइल्ड है और उसके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा सेक्शन 5 है पॉक्सो का, इट रिजेंबल्स टू सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 ऑफ द
इंडियन पेनल कोड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्संस आर देयर हु कैन बी मेड लायबल फॉर द एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो देखो कोई भी व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है और पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है, ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर कोई हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति करता है, हॉस्पिटल के स्टाफ का कोई व्यक्ति करता है, जेल के अंदर ऐसा कोई ऑफेंस होता है, रिमांड होम के अंदर अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है, आर्म्ड फोर्सेस का कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस करता है, तो वो एग्रेवेटेड फॉर्म के अंदर चला जाएगा, बिकॉज देयर इज अ बिट्रेयल ऑफ द ट्रस्ट। सरकार ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपको नौकरी दी, और आपने अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है तो आप एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए लायबल हो सकते हो। तो एक बार अगर आप पढ़ें, इसमें कुछ एक चीजें नई आपको देखने को मिलेंगी जो रेप के ऑफेंस के अंदर, जो आईपीसी के अंदर रेप का ऑफेंस है उसमें वो देखने को नहीं मिलेगा। एक दो क्लॉजेज आपको ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे। जस्ट रीड इट, दैट हु कैन बी मेड लायबल फॉर द एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो एनी पर्सन हु within the limits of the police station or premises of the police station wherever he is appointed he commits that kind of penetrative sexual assault। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसिस के अंदर अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट के लिए जो है वो बनाई जाएगी। इन द प्रेमाइसिस ऑफ द स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड। किसी भी स्टेशन हाउस की प्रेमाइसिस के अंदर, स्टेशन हाउस की प्रीमाइसिस के अंदर अगर ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो ये यहां पे कवर होगा। नेक्स्ट, एनी पर्सन डूइंग इट इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और इफ एनी पर्सन इज नोन और एज आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर। कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस अधिकारी है, वो ये पता लगता है उसकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस अधिकारी की है, तो वो व्यक्ति एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए लायबल होगा। अगला जो पॉइंट है दैट इज कि आर्म्ड फोर्सेस का अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी ड्यूटी है कि आपको देश की सुरक्षा करनी है, आपको राज्य की सुरक्षा करनी है, एंड इफ सच काइंड ऑफ पर्सन हु इज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस और हु इज ऑफ अ सिक्योरिटी फोर्सेस commit penetrative sexual assault within the limits wherever he is deployed or in any area or under the command of the forces in the course of his duty or otherwise, and such person is known or identified to be a member of the security or armed forces, तो ऐसे लोगों के लिए भी aggravated penetrative sexual assault का जो चार्ज है वो लगेगा। फिर इसके बाद आगे छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, जैसे कि एनी पर्सन हु इज इन अ मैनेजमेंट ऑफ जेल, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, ऑब्जर्वेशन होम, जहां पे भी बच्चों को अगर रखा जा रहा है, ऐसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति जो वहां पे मैनेजमेंट के अंदर है वो अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए जो चार्ज बनेगा वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का रहेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ एनी पर्सन हु इज इन द मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, either it is a hospital which is a government hospital or it is a private hospital, and person commits penetrative sexual assault, तो उसकी liability जो है वो इस provision के अंदर, जो कि aggravated penetrative sexual assault का provision है, उसमें रहेगी। Next thing is any person who commits this penetrative sexual assault in any educational institution or who is in the management or staff of the educational institution, religious institution etc, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे liable रहेंगे। अब इसके साथ साथ अगर आप क्लॉज नंबर एच देखें, क्लॉज नंबर एच, तो क्लॉज नंबर एच कह रहा है कि देखो अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है एंड पर्सन इज हैविंग डेडली वेपन एटसेट्रा, कोई कोरोसिव सब्सटेंसेस हैं, कोई फायर या हीट करने के सब्सटेंसेस है, ऐसी चीजों के साथ अगर एक्ट किया जा रहा है, सो इट विल बी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर इसके साथ साथ अगर कोई भी बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया गया, सेक्सुअल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, या एनी हार्म इज बीइंग कॉज्ड टू द विक्टिम, देन इन दैट केस आल्सो दिस सेक्शन विल बी एप्लीकेबल। इसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो इसके नेक्स्ट क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज हैं, तो इफ अ फीमेल चाइल्ड इज देयर एंड मेक्स अ चाइल्ड प्रेग्नेंट ऑन इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट, तो अगर किसी भी फीमेल चाइल्ड के साथ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया जा रहा है और द फीमेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट, तो द चार्ज विल बी अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसके साथ देखो एक दो चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी कि अगर अ पर्सन जो है ही इज सफरिंग फ्रॉम HIV और उसने बच्चे को भी अगर HIV कर दिया, ठीक है, इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन इन डेफिशिएंसी वायरस और एनी अदर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज और इन्फेक्शन विच इज ऑफ ईदर टेम्परेरी और परमानेंट नेचर, तो ऐसी सिचुएशंस में भी जो आपका चार्ज है वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ही रहता है। अगर बच्चे की जान चली गई, इफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग कॉज, तो भी यही सेक्शन लगेगा। इफ द चाइल्ड इज अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो भी एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का चार्ज लगता है। अलॉन्ग विद दैट एक से ज्यादा बार अगर रिपीटेटिवली
पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स किए जा रहे हैं तो भी एग्रावेटेड कैटेगरी में वो चला जाएगा। एनी पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ द चाइल्ड्स मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, मान लीजिए बच्चा जो है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है और कोई व्यक्ति अगर इसका फायदा उठा रहा है तो वो एग्रावेटेड नेचर के जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है उसके अंदर लायबल होगा। कोई भी गार्जियन, चाहे वो ब्लड मैरिज या एडॉप्शन से हो या कोई भी रिलेटिव अगर इस तरीके से रिलेटेड है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर वो रिलेटिव उसके साथ रह रहा है बच्चे के साथ और वो अगर ऐसा कुछ करता है तो एग्रावेटेड फॉर्म का ये जो ऑफेंस है माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज हुएवर बीइंग इन ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द चाइल्ड, जैसे कि हमारे क्रेच होते हैं, क्रेच होता है ना जहाँ पे चाइल्ड केयर होती है, वहां पे अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो वो भी यहाँ पे कवर होगा। नेक्स्ट, any person who is being in a position of trust and authority of a child commits penetrative sexual assault। तो अगर कहीं पे faith and confidence का relationship है, faith and confidence का relationship है, उनके बीच में उस दौरान अगर बच्चे के साथ कोई sexual assault हो रहा है penetrative nature का तो वो aggravated nature का रहेगा। इसके साथ whoever commits penetrative sexual assault on a child knowing that the child is pregnant, अगर पहले से बच्चा जो था, जो चाइल्ड, जो लेडी, जो फीमेल चाइल्ड है वो प्रेग्नेंट है और उसके साथ penetrative sexual assault हो रहा है, then it will be aggravated nature। इसके साथ अगर आप देखें any person who commits penetrative sexual assault and attempts to murder the child, तो भी ये वाली कैटेगरी रहेगी। इसमें अब हमारे लिए जो थोड़ा सा डिफरेंट जो हमारे को देखने को मिल रहा है वो ये है आपका क्लॉज नंबर एस, कि whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal और sectarian violence, कहीं पे भी अगर दंगा फसाद हो जाए, कोई communal disturbance हो जाए उस दौरान, या फिर ये नया पॉइंट ऐड हुआ है इसके बाद अमेंडमेंट के बाद कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हुई है, नेचुरल कैलामिटी हुई है या ऐसी मिलती जुलती जो भी सिचुएशंस हैं उस दौरान अगर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कोई भी व्यक्ति करता है तो वो एग्रावेटेड नेचर का माना जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज जिसमें आपको ध्यान में रखना है ये क्लॉज नंबर यू, इसका क्लॉज नंबर यू आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है बिकॉज ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दैट हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड एंड मेक्स द चाइल्ड टू स्ट्रिप एंड और परेड नेकेड इन द पब्लिक, तो अगर नेकेड परेड जो है वो बच्चे की करवाई गई है आफ्टर हैविंग द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देन आल्सो इट विल बी एन ऑफेंस ऑफ एग्रावेटेड नेचर। तो ये जितनी भी कैटेगरी के केसेस हैं, जितनी भी ये कैटेगरी के केसेस हैं, सब एग्रावेटेड नेचर के जो हैं ये रहेंगे, तो इसका आपको थोड़ा खास ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, यस सो चलिए आगे की बात करते हैं। देखो, इफ एनी पर्सन इज कमिटिंग द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट तो उसका पनिशमेंट जो है, द पनिशमेंट विल बी अंडर सेक्शन नंबर 6, जो चार्ज बनेगा वो सेक्शन 6 का बनेगा। The minimum punishment is 20 years, but it may extend up to imprisonment for life. And the imprisonment of life means the natural remainder life of that person, and the person shall also be liable for fine or with death. तो ये आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है aggravated penetrative sexual assault के केसेस में, that if there is the penetrative sexual assault which falls under these particular categories given in section number 5, सेक्शन 5 के अंदर जितनी भी कैटेगरीज दी गई हैं इसमें से कुछ भी अगर अप्लाई होता है तो एग्रावेटेड नेचर का ऑफेंस रहेगा और एक्यूज्ड को जो है डेथ पेनल्टी तक की सजा दी जा सकती है। जो भी फाइन इंपोज किया जाएगा, व्हाटएवर द फाइन इज बीइंग इंपोज्ड, वो फाइन जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए ताकि जो भी चाइल्ड था, विक्टिम जो है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसकी रिहैबिलिटेशन करवाने के लिए उस पैसे को हम यूज कर पाए, इतना फाइन जो है आप इंपोज करोगे। तो ये जितने भी चीजें आपने अभी देखी ये बिल्कुल लगभग आइडेंटिकल हैं जो रेप के ऑफेंस के अंदर आईपीसी में है। कुछ कुछ नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन बस एक फर्क जो सबसे बड़ा है कि यहाँ पे जो है विक्टिम इज अ चाइल्ड और जो एक्यूज्ड है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ जो हमारा सेक्शन नंबर 7 है दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट। अब सेक्सुअल असॉल्ट इज समहाउ रिलेटेड विद the point that penetration is not there, but it is a kind of a sexual abuse or sexual assault by which a person is having a sexual intent। यहाँ पे मेंजरिया है sexual intent, that whoever being with sexual intent touches vagina, penis, anus, breast of the child or makes the child touch the vagina, penis, anus or breast etc. of such person or other person or does any other act with the sexual intent
which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. So if there is a physical contact without penetration, then it will be called to be the sexual assault. आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, are you aware of a judgment जिसमें skin to skin contact का एक जिक्र हुआ था? Are you aware of that particular judgment? If you know, then please mention in the comment box. हम अभी थोड़ी देर में उस judgment के ऊपर discussion करेंगे. इसके साथ साथ if any person, देखो penetration नहीं है, लेकिन if a person is having any kind of physical contact with such body organs, sexual body organs, तो वो sexual assault की कैटेगरी में रहेगा. लेकिन इसके साथ साथ जो punishment है, सिर्फ sexual assault का जो punishment है, that is the person shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than 3 years, कम से कम 3 साल की सजा, और हम इसको 5 साल तक लेके जा सकते हैं. तो 3 to 5, 3 से लेके 5 साल के बीच में जो सजा है वो दी जा सकती है. ठीक है. इसके साथ एलिशा इज सेइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल असॉल्ट. सेक्सुअल हरासमेंट इज समथिंग डिफरेंट, वो भी हम नेक्स्ट डेफिनेशंस में वी आर गोइंग ऑन. सेक्सुअल असॉल्ट इज दैट देयर मस्ट बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट with such sexual body organs, but as far as sexual harassment is concerned, sexual harassment is not required that you must be having that physical contact with the victim with respect to the sexual body organ. Sexual harassment can be like if a person is showing any pornography or he is showing any magazine etc, or he want to contact with that particular child, so wo everything will fall under sexual harassment. So there is this basic difference as far as these two terms are concerned. Now the aggravated sexual assault is there in section number 9. अब जितने भी कैटेगरीज आपने सेक्शन 5 में पढ़ी, वही सारे लोग अगर सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, मतलब पेनिट्रेशन का एक्ट नहीं है, देयर इज नो पेनिट्रेशन, बट द पर्सन हु इज ट्राइंग टू हैव अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द विक्टिम विद रिस्पेक्ट टू हिज सेक्सुअल बॉडी ऑर्गन्स, अगर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, वही लोग जो पुलिस स्टेशन के लोग हैं या एनी पर्सन हु इज अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज इन द आर्म्ड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, all those persons are being again repeated over here. तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट कमिट कर रहा है तो वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में चला जाएगा. लेकिन इसमें एक चीज आपको जो है, एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, दैट इज इसका क्लॉज नंबर वी जो है. बाकी सब वैसा ही है जैसा सेक्शन 5 में था, लेकिन एक चीज आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी जो है इसका क्लॉज नंबर वी. ये क्लॉज वी पहले से नहीं था, इट इज अ न्यू थिंग विच इज इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. इसमें एक चीज कही गई है, लुक, इट इज सेइंग that whoever persuades, induces, entices और coerces, किसी भी तरीके से persuade करना, induce करना, entice करना या coerce करके a child is get administer or administers or direct anyone to administer, help in getting administered any drug or a hormone or a chemical substance. तीनों को अंडरलाइन कर लेंगे अपने अपने पेरेंट्स में. Any drug, hormone और a chemical substance जिससे the intention of the accused is that the child should attain early sexual maturity. अर्ली सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन करवाने के लिए बच्चे को कोई ड्रग या कोई हार्मोनल या केमिकल सब्सटेंस अगर दिया जा रहा है तो ये भी सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में फॉल करेगा, सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में. एंड इट विल बी ऑफ एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड टर्म रहेगी. और जो पनिशमेंट है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का, दैट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 10, जो ये कह रहा है एनी पर्सन हु इज committing the aggravated sexual assault shall be punished with the imprisonment not less than 5 years but which may extend up to 7 years. तो ये जो क्लॉज नंबर V आपको देखने को मिल रहा है, this is a new provision in your concerned law by way of the amendment. ठीक है. और किसी का कोई भी सवाल जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया है, राइट ऑनवर्ड्स फ्रॉम सेक्शन नंबर 1, what can be the definitions they may ask you in the exam. What actually the offense of penetrative sexual assault, aggravated penetrative sexual assault, then it is sexual assault and aggravated sexual assault. तो ये चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. Is everyone is clear with this? Yes or no? Please mention in the comment box. ठीक है. अगर ये सब क्लियर है तो फिर हम अगली बात पे आ रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 11 जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात, सेक्सुअल हरासमेंट की बात करेगा. नाउ देखो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर व्हाट इट रिजेंबल्स, और वी कैन से टू विच प्रोविजन ऑफ आईपीसी इट विल रिजेंबल, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको अगर एक रेफरेंस दूं तो ये जो कुछ भी लिखा हुआ है,
it is somehow related with section number 354 capital A of Indian Penal Code. 354 कैपिटल ए ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एक प्रोविजन बनाया गया था 2013 में, 3 फरवरी 2013 को। वैसा ही प्रोविजन हमारे पास पॉक्सो के अंदर भी है। एंड व्हाट इट इज सेइंग, थोड़ा सा आपको एक दो चीजें एडिशनल मिलेंगी। लिखा है, अ पर्सन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल हरासमेंट अपॉन अ चाइल्ड व्हेन अ पर्सन विद सेक्सुअल इंटेंट, अंडरलाइन करेंगे, सेक्सुअल इंटेंट मस्ट बी देयर, utters any word, makes any sound और makes any gesture और exhibit any object, कोई आवाज निकालना, कुछ बोलना, कोई इशारा करना, कोई ऑब्जेक्ट दिखाना, और any part of the body with the intent that such word, sound shall be heard, such gesture, object और part of the body shall be seen by the child। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बॉडी का कोई हिस्सा बच्चे को दिखाने की कोशिश कर रहा है, जनरली इट इज टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट ऑर्गन्स, सो ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड टू बी द सेक्सुअल हरासमेंट। देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, बट यू हैव द पर्सन इज हैविंग द इंटेंट कि वो जो भी जेस्चर या जो भी चीज या जो भी साउंड या जो भी वर्ड बोल रहा है वो बच्चे को दिखे या बच्चे को सुने। इसके साथ नेक्स्ट थिंग इज मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी एज टू बी सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। तो अगर वो बच्चे को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है दैट चाइल्ड विल शो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, देन ऑल्सो इट विल बी अ सेक्सुअल हरासमेंट। नेक्स्ट, शोज और एनी ऑब्जेक्ट which is in any form of media, it may be social media, it may be any other media for the pornographic purposes। अगर कोई भी ऐसा मीडिया दिखाने की कोशिश हो रही है, कोई भी ऐसा मैगजीन, कोई न्यूज़पेपर के अंदर कोई फोटोग्राफ्स ऐसी जो है, कुछ भी अगर ऐसा है विच इज अपियरिंग टू बी अ pornographic थिंग, और ऐसी कोई चीज बच्चे को दिखाई जा रही है, सो इट विल बी कॉल्ड टू बी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट थिंग इज repeatedly and constantly follows or watches or contacts child either directly or indirectly, directly or through electronic, digital और other means। तो जैसे स्टॉकिंग का ऑफेंस होता था ना, स्टॉकिंग का आईपीसी के अंदर 354 कैपिटल डी के अंदर, वैसा ही यहाँ पे एक और प्रोविजन ऐड हुआ है दैट इफ अ पर्सन रिपीटेडली एंड कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेज और कॉन्टेक्ट्स द चाइल्ड, बच्चे को मिलने की कोशिश कर रहा है, रिपीटेटिवली कॉन्स्टेंटली अगर वो देख रहा है, मिलने की कोशिश कर रहा है विद दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल इंटेंट, और किसी भी माध्यम से फिजिकली या डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी अगर बच्चे के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। नेक्स्ट, if any person threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic film or digital or any other mode or a part of body of the child or the involvement of the child in a sexual act, किसी भी तरीके का अगर थ्रेट दिया जा रहा है, any kind of threat is given and he is basically asking that I will use it, threatens to use in any form of media real or fabricated depiction, तो जैसे नकली वीडियो बना के वायरल अगर करने का भी थ्रेट हो रहा है, तो that will also be called to be the sexual harassment। And last point is that entices a child for pornographic purposes or gives gratification therefore, किसी भी तरीके से बच्चे को ग्रेटिफाई अगर किया जा रहा है, कोई प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई पैसे देने की बात हो रही है या कोई गिफ्ट देने की बात हो रही है, and the ultimate objective is to have the child for the pornographic purposes, so that will also be called to be the sexual harassment। sexual harassment की जो हमारी punishment है, that is it may extend to 3 years। यहाँ पे minimum सजा नहीं है, लेकिन maximum कितनी दी जा सकती है, that is up to 3 years, and the person shall also be liable for fine। तो ये जितनी भी punishments है, punishments का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा आपके एग्जाम के अंदर। Now एक चीज जो है, just give me 1 second, yes, so this is a chart where we can see that okay what kind of punishments are there with respect to the particular offense। तो आपको एग्जाम में देखो जनरली क्या है कि एग्जाम में पनिशमेंट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, पनिशमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ये ज्यादा पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इस चार्ट के तरीके से ये समझना पड़ेगा कि अच्छा कितनी पनिशमेंट किस ऑफेंस की है। सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमने पढ़ा, समहाउ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जितना भी हमारा आईपीसी के अंदर रेप वाला ऑफेंस होता है वैसा ही है। इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, तो सेक्शन 4 के अंदर इसकी पनिशमेंट है।
अगर जो है विक्टिम हमारा जो चाइल्ड है वो 16 साल से कम उम्र का है तो पनिशमेंट मिनिमम 20 साल रहेगी एंड इट मे एक्सटेंड अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दैट इज द नेचुरल रिमाइंडर लाइफ ऑफ दैट पर्सन। अगला सेक्शन 5 एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मिनिमम पनिशमेंट क्या है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 years which may extend up to imprisonment for life, that means the natural remainder life of that person। और सेक्शन 6 के अंदर ये पनिशेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे डेथ पेनल्टी भी आएगा, लेकिन साथ में यहाँ लिखा नहीं है। सेक्शन 7 में सेक्सुअल असॉल्ट मिनिमम पनिशमेंट 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक जा सकती है। सेक्शन 8 के अंदर ये पनिशमेंट है। सेक्शन नंबर 9 एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, जिसकी मिनिमम सजा 5 साल, मैक्सिमम 7 साल तक जा सकती है। सेक्शन नंबर 10 के अंदर ये पनिशमेंट है। सेक्सुअल हरासमेंट 3 साल तक की सजा, अभी अभी हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 12 के अंदर ये जो पनिशमेंट है ये दी गई है। सो ये चार्ट के तरीके से बाय वे ऑफ दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओके what can be the punishments given and what are the concerned provisions with respect to the punishments। इसके साथ साथ नीरज केशव ने आंसर दिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश, दैट इज टचिंग ऑफ द प्राइवेट पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। इस पे 2 जजमेंट्स हैं, दोनों ही मैं आपके साथ रिलेट कर लूंगा अभी। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। देखो इसके बाद जो अगला हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3। Chapter number 3 is saying that okay, using of a child for pornographic purposes and punishment therefore। तो अगर किसी भी बच्चे को अगर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसको pornographic purposes के लिए यूज किया जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए गए। pornographic purposes का मतलब कोई मूवी, कोई टेलीविजन चैनल पे, कोई इंटरनेट पे अगर उसको टेलीकास्ट करने की बात हो रही है तो दैट थिंग इज मेड पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 13। आप अगर पढ़ें तो सेक्शन 13 कह रहा है whoever uses a child in any form of media, any form में तो सारे फॉर्म्स आ गए, सोशल भी आ गया, दूसरा मीडिया भी आ गया, प्रिंट मीडिया भी आ गया, तो एनी फॉर्म ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग प्रोग्राम, एडवर्टाइजमेंट, टेलीकास्ट बाय टेलीविजन चैनल्स और इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म, whether or not such program or advertisement is intended for personal use or for the distribution। कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति ने वो जो वीडियो बनाया या जो भी एडवर्टाइजमेंट है या जो भी इंटरनेट के अंदर जो उसने पोर्नोग्राफी पर्पसेस के लिए चीज रखी है वो अपने पर्पस के लिए रखी है, पर्सनल यूज के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी है, कोई कमर्शियल यूज का करना चाहता है। और फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ द चाइल्ड, यूजेज ऑफ द चाइल्ड एंगेज्ड इन रियल और स्टिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट्स, या तो रियल एक्ट है या स्टिमुलेटेड है, विद और विदाउट पेनिट्रेशन, indecent or obscene representation of the child, indecent और obscene representation of the child। तो अगर ऐसा कुछ भी मीडिया के अंदर बनाया गया है by way of any media we can say, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे कॉमर्शियल के लिए, the person will be liable for and he is guilty for the offense of using child for pornographic purposes। The moment it is saying that a such person is liable for such thing, तो इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 14 के अंदर है। सेक्शन 14 कह रहा है that whoever uses a child for pornographic purposes shall be punished with the imprisonment for life which shall not be less than 5 years। कम से कम किसी भी बच्चे को अगर pornographic purposes के लिए यूज किया जा रहा है तो 5 साल की सजा मिनिमम होगी and shall also be liable for the fine। और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, मान लीजिए पहली बार अपराध हुआ, फर्स्ट टाइम ऑफेंस इज देयर, देन द पर्सन वाज कन्विक्टेड, he was subsequently he completed his punishment, he released and again he commits the same kind of offense। so if the second or subsequent conviction is there then the punishment shall not be less than 7 years, punishment shall not be less than 7 years। तो ये ध्यान आपको रखना है, पनिशमेंट्स का खास ध्यान रखना है, चार्ट बनाएंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद द लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 15 जो पनिशमेंट से रिलेटेड ही है। देखो there are certain persons, let us suppose that there is a person who got certain material which is a pornographic material in which the child is being depicted। अब उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो उसको डिलीट कर दे, लेकिन उसने डिलीट नहीं किया, it is also an offense। so if such kind of situations comes तो 15 के 3 सबसेक्शन है सेक्शन 15 के, यहां पे ऐसी चीजें जो हैं ये पनिशेबल बनाई जा रही है। व्हाट इट इज सेइंग, लिखा है एनी पर्सन हु स्टोर्स, possesses any pornographic material in any form involving a child but fails to delete it
और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम टू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। मतलब कि किसी के पास कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफिक मटेरियल है, उसके पोजीशन में है, लेकिन उसने एक तो डिलीट भी नहीं किया और ना अथॉरिटीज को बताया, with the intention to share or to transmit the child pornography. This is the intention, this is the mens rea required, this is the mens rea, ठीक है, that the person is having the intention to share or to transmit the child pornography, such person shall be liable for the fine not less than 5,000 rupees and the event of second or subsequent punishment, तो फाइन जो है वो बढ़ के हो जाएगा नॉट लेस देन 10,000। तो अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो मिनिमम 5,000 जुर्माना, सेकेंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो मिनिमम 10,000 रुपया जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। इसके बाद अगला जो कैटेगरी है सबसेक्शन 2 के अंदर, दैट इज एनी पर्सन हु स्टोर्स और पोजेसेस पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और प्रोपोगेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इन एनी मैनर एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, ये जो चीज है देखो अब होता क्या है, लेट अस सपोज कि देयर इज अ पर्सन हु इज अ पुलिस ऑफिसर, दैट पुलिस ऑफिसर इज पुटिंग अ सीजर, ठीक है, उसने कहीं पे बहुत सारा मटेरियल सीज किया जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेट करता है। अब उसकी ड्यूटी है कि वो उसको अपने पोजीशन में रखे क्योंकि उसको कोर्ट के सामने वो सारी चीजें सबमिट करनी है, तो वो लोग लायबल नहीं होंगे बिकॉज दे हैव द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव फॉर रिपोर्टिंग इट टू द सम अदर अथॉरिटी। लेकिन अदरवाइज ऐसी सिचुएशन को छोड़ के अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ऐसा मटेरियल अपने पास रखता है, सो दैट पर्सन इज लायबल टू बी पनिश्ड विद द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस के लिए रखा है तो लायबिलिटी होगी, लेकिन अगर कोर्ट में एज एन एविडेंस देने के लिए अपने पास रखा हुआ है तो फिर उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। सबसेक्शन नंबर 3, any person who stores or possesses any pornographic material involving a child for commercial purposes, मतलब जो लोग इसको बेच के पैसा कमा रहे हैं उन लोगों के लिए जो पनिशमेंट है वो और भी ज्यादा है। दैट इज द पर्सन शेल नॉट द पर्सन शेल बी इम्प्रिजन्ड विद द एनी डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 3 years एंड विच मे एक्सटेंड अप टू 5 years। तो अगर कमर्शियल यूज कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी का तो फिर इंप्रिजनमेंट ज्यादा रहेगी, दैट इज मिनिमम 3 years और बढ़ के 5 साल तक जा सकती है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर हो रहा है तो इट शेल नॉट बी लेस देन 5 years एंड इट मे एक्सटेंड अप टू 7 years। तो ये जितनी भी पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट्स का खास ध्यान आपको रखना है। बाकी जो है इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 के अंदर अबेटमेंट की बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ऊपर ऑफेंसेस हमने पढ़े, चाहे वो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मटेरियल हो, अगर कोई भी अबेटमेंट कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अबेटमेंट आईपीसी के अंदर कहाँ है। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि कौन से सेक्शन के अंदर आईपीसी में अबेटमेंट का ऑफेंस जो है वो लिखा गया है। वही चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, लिखा है एनी पर्सन हु अबेट्स द ऑफेंस who instigates or engages with one or more of the person in any conspiracy for doing of that thing, और थर्ड है आपका whoever intentionally aids। तो आईपीसी के अंदर जो अबेटमेंट है सेम इसी तरीके का अबेटमेंट का जो प्रोविजन है वो हमारे आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 107 के अंदर लिखा गया है। तो वही अबेटमेंट यहाँ पे है और इसके साथ साथ 2 एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे ऐड हुई हैं, 2 एक्सप्लेनेशंस, ठीक है, सेम वही है जो आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 107 के अंदर आपको मिलेंगी। एक एक्सप्लेनेशन आपको एडिशनल मिल रही है जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है। तो इफ एनी पर्सन हु विलफुली मिसरिप्रेजेंट्स और विलफुली कंसील्स ऑफ एनी मटेरियल विच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज and voluntarily causes or attempts to cause or procure a thing is said to instigate the doing of that offense। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने की जिम्मेवारी थी कुछ बताना लेकिन उसने छुपाया और वो चीज छुपाने से सामने वाले ने कोई अपराध किया है तो वो भी अबेटमेंट माना जाता है। नेक्स्ट वन इज अगर आपने किसी को इंटेंशनली एड प्रोवाइड की और उस व्यक्ति ने एड की सहायता से, हेल्प की सहायता से जो है मेन ऑफेंस कमिट किया है तो वो भी अबेटर माना जाता है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो यहाँ पे अलग से आपको देखने को मिलती है उसको एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। लिखा है whoever employs, harbors, receives और transports a child, कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को कहीं पे काम पे रखता है, हार्बरिंग कर रहा है मतलब अपने पास रखा हुआ है, रिसीव और ट्रांसपोर्ट अ चाइल्ड बाय मींस ऑफ थ्रेट और फोर्स इन एनी अदर फॉर्म ऑफ कोर्शन, एब्डक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, अब्यूज ऑफ पावर ऑफ पोजीशन, किसी भी तरीके से बच्चे को अगर अपने पास रखा गया है, चाहे वो कोर्सिव मेजर्स हो, एब्डक्ट करके रखा है, फ्रॉड या डिसेप्शन करके रखा है और अब्यूज ऑफ पावर और पोजीशन एटसेट्रा,
या फिर कोई भी पैसा देने की बात हो रही है, कोई बेनिफिट्स देने की बात हो रही है, टू अचीव द कंसेंट ऑफ द पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज सेड टू एड द डूइंग ऑफ थर्ड थिंग। तो अगर कोई भी प्रलोभन देके, पैसा देके बच्चा अपने पास रखा जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेनेशन नंबर 3 के अंदर आएंगी। और अगर ऐसा करने से मेन ऑफेंस कमिट हो रहा है तो माना जाएगा कि वो अबेटमेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर अबेटमेंट करेगा तो उसकी लाइबिलिटी जो है वैसी ही रहेगी जैसे मेन ऑफेंस की होती है। तो आप अगर सेक्शन 17 पढ़े, लिखा हुआ है whoever abets any offense under this act, if the act abetted is committed in consequences of the abatement shall be punished with the punishment provided for the offense। तो अगर किसी ने अबेटमेंट किया और अबेटमेंट होने के बाद सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, तो जो मेन ऑफेंडर की लाइबिलिटी होगी, द सेम लाइबिलिटी विल बी देयर ऑफ द अबेटर ऑल्सो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस कर रहा है, द ऑफेंसेस व्हिच आर बीइंग स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, तो अगर कोई भी पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट जो है वो सेक्शन नंबर 18 के अंदर है, दैट इज द पर्सन शैल बी पनिश्ड विद द imprisonment for either description for a term which may extend up to 1/2 of the imprisonment for life। imprisonment for life का 1/2 कैसे करेंगे, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। how you will do the 1/2 of the imprisonment for life और 1/2 of the longest term provided for the offense। तो अगर लाइफ imprisonment है किसी ऑफेंस की, उस अपराध को करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो आप एक्यूज को सजा, जो अटेम्प्ट कर रहा है उसको 1/2 of the life imprisonment दोगे। 1/2 कैसे करोगे, how you will do 1/2? यस एवरीवन, आईपीसी का कौन सा सेक्शन बताता है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट को समझने के लिए कि जब भी हमें कोई कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शंस करनी है तो मान के चलते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट कितने साल की है, हाउ मच ईयर्स? यस एवरीवन, मान के चलते हैं कि लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 साल का होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट 20 साल का होता है। इट डज नॉट मीन लाइफ इंप्रिजनमेंट इज ओनली फॉर द 20 ईयर। लाइफ मीन्स द होल लाइफ। बट कभी भी कोई कैलकुलेशन करना पड़े तो आईपीसी के अंदर सेक्शन 57 है जो ये कहता है कि व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट द फ्रैक्शंस एटसेट्रा, सो इट विल बी डीम्ड टू बी ऑफ 20 इयर्स, 20 साल की मान के चलते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति, इफ एनी पर्सन इज ट्राइंग टू कमिट एन ऑफेंस बट ही फेल्स टू डू सो, तो अटेम्प्ट तो है, और अगर अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट करने की सजा कितनी होगी, 1/2 ऑफ द इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो 1/2 का मतलब 10 साल तक जो है, 20 साल हम मान के चल रहे हैं, तो 1/2 कर दोगे तो 10 साल जो है अटेम्प्ट करने की सजा है। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट सजा नहीं है लेकिन कुछ और सजा है मैक्सिमम, तो उसका आप करेंगे 1/2, ठीक है, जो भी लॉन्गेस्ट है। जैसे मान लीजिए 10 साल, तो 10 साल का 1/2 करेंगे तो 5 साल रहेगा। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या यहाँ पे जो है पूछा जाता है। एग्जाम में जो आपको ध्यान में रखना है, सेक्शन नंबर 18 तक हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूं पनिशमेंट से रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज, द नेक्स्ट एरिया इज कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अच्छा कौन सा केस था जिसमें ये कहा गया कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो है अगर होगा तभी सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो माना जाएगा। ये केस हुआ था, ठीक है। केस का नाम अगर आप लिख लें तो इट्स नेम इज सतीश रगड़े। इट इज सतीश, लिखते जाएंगे, सतीश रगड़े, RAGDE, सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस हुआ 2021 में, 2021 में, 2021 का केस है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन था, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये डिसीजन था जिसमें इन्होंने कहा, एक एक्यूज के ऊपर केस चल रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है, तो द कंसर्न्ड एक्यूज्ड इज नॉट लायबल फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज था, ही मोलेस्टेड द विक्टिम, he molested his breast, but it was not skin to skin contact, ठीक है। it was from the upper part of the body only, and along with that जो important चीज थी, it was that the clothes were not disrobed। तो उस केस में कोर्ट ने कहा कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। तो यही मैटर जो है फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी के जजमेंट को ओवर रूल किया है। उसका भी मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, ठीक है। यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दैट जजमेंट ऑल्सो, राइट डाउन, दैट इज
यहाँ पे लिखा नहीं है, यू जस्ट राइट डाउन, इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लिखते जाएंगे, दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल किया था, और ये एक आपके सामने एक जो फ्रेज है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, दिस वन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, दैट द बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच थ्रू जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला हैज रूल्ड दैट in the case of Satish Ragade versus State of Maharashtra 2021 that grabbing of the child's breast without making skin to skin contact constituted molestation under the POCSO. The apex court set aside the Bombay High Court's judgment, ये apex court का decision मैंने आपको बताया Attorney General of India versus Satish के नाम से आया, has overruled the Bombay High Court judgment, and they said that it would be an appropriate situation to apply mischief rule of a statutory provision. The court must interpret the law in order to prevent harm and to promote the remedy. The apex court further observed that the High Court's interpretation not only restricts the implementation of legislation but also seeks to pervert its objective. तो इसी पूरी रेफरेंस के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो जजमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उस जजमेंट को जो है ओवर रूल कर दिया था। तो दोनों ही जजमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सवाल आता है, इफ द क्वेश्चन कम्स टू यू पीपल कि इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट स्किन टू स्किन मस्ट बी देयर फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, तो आप नाम लिखोगे सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट का। और अगर आपको सवाल आता है वेयर और इन विच केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, तो उसके लिए हमारा जजमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश का, और ये दोनों जजमेंट्स आपके लिए जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको आई बिलीव दैट बेसिक चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, यस, है ना। चलिए, सो दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी हमारा जो ये पनिशमेंट्स वाला एरिया था दैट ऑल वी हैव डन। किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, तो हम आपके डाउट्स को एड्रेस कर लेते हैं। बाकी जो है द नेक्स्ट एरिया जो प्रोविजंस में आपका जो प्रोसीजर मिलेगा, प्रोसीजर पे हम कल डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा सेशन था इसको हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। सो इफ एनीवन ऑफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स एटसेट्रा यू मे आस्क मी, सो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बाकी जो है क्लास, ये हमारा ऑनलाइन सेशन जो था पॉक्सो का फर्स्ट पार्ट, दैट इज क्लोज नाउ, ठीक है। हाँ, अपेक्स कोर्ट जजमेंट, द नेम ऑफ द जजमेंट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस इट इज सतीश रगड़े, ठीक है। दिस वाज द जजमेंट ऑफ द अपेक्स कोर्ट, जिसने बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को ओवररूल किया है। गॉट इट अलीशा, इज इट क्लियर? ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। आई होप यू पीपल आर नाउ वेरी क्लियर ऑन द थिंग्स। चलो, तो इसको यहीं पे अब क्लोज कर रहे हैं। बाकी जो है रिमेनिंग ऑफ द एरिया वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो, ठीक है। कल जो है प्रोसीजर्स पे बात करेंगे कि क्या कोर्ट्स की कॉम्पिटेंसी होती है, कितना जुरिस्डिक्शन रहेगा, ट्रायल्स कैसे चलेंगे, कैमरा ट्रायल क्यों चलता है, ऑल दोज प्रोविजंस विल बी डिस्कस टुमारो। बाकी जो है वी विल बी डिस्कसिंग इन द टुमारो सेशन ओनली। थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो, टाइमिंग्स विल बी सेम, टेक केयर, बाय बाय।